हाय एवरीवन, कन्नू दिस साइड। आई एम बीडीएस सेकंड ईयर स्टूडेंट। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कंप्लीट रोड मैप टू मेडिकल कॉलेज। मैंने अपने टाइम पे 2 ड्रॉप लिए थे नीट की प्रिपरेशन में और मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी से अपनी नीट की तैयारी की थी। बहुत एनालिसिस और सेल्फ एक्सपीरियंस के ऊपर आज मैंने ये रोड मैप पूरा तैयार किया है कि आपको कब कैसे पढ़ना है, 6 महीनों में आप कैसे अच्छा स्कोर लाके एक गवर्नमेंट सीट को सिक्योर कर सकते हो। हमारा एग्जाम मई में है, नवंबर टू मई आपके पास 6 मंथ्स बचे हैं। तो इन 6 महीनों में आप अपने लिए कैसे एक गवर्नमेंट सीट सिक्योर करें, उस चीज के लिए आपको करना होगा अभी फोकस। अगर आप फोकस से सुनते हो और जो मैंने बताया सब कुछ फॉलो करते हो तो आप अपने लिए इजीली एक मेडिकल कॉलेज में सीट सिक्योर कर लो। अब ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है जो सोच रहे हैं कि देख के AR1 ले आएंगे, 720 सिक्योर कर लेंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी 250, 300 ऐसे मार्क्स पे अटके हैं, ये भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो इस सब टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप इजीली एक मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। अभी भी टाइम है कि आप अपने मार्क्स को अच्छा ला सकते हैं। सबसे पहले तो आप करना क्या है, 11th 12th का सिलेबस थॉरली पता होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में क्या करना है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कितने दिन में सिलेबस कंप्लीट करना है और कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है। अब आपको करना क्या है सिलेक्शन के लिए, पढ़ाई तो हर कोई करता है, बट सिलेक्शन सिर्फ उसका होता है जो इफेक्टिवली पढ़ाई करता है। अब इफेक्टिवली पढ़ाई करने का मतलब क्या होता है? बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आपने कल कुछ पढ़ा और आज आपको उसका 10% भी याद नहीं है, पर इफेक्टिवली पढ़ने का मतलब वो होता है कि कल जो आपने पढ़ा प्लीज 70% आप उसका रिटेन कर पा रहे हो। तो अगर आप इफेक्टिवली पढ़ाई करते हो तो आपको उसका मैक्सिमम रिटेन हो पाएगा और आप इजीली वो चीज याद रख के अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते। नीट का आपको पता है मैक्सिमम सिलेबस कैसा है, मेमोरी बेस्ड नहीं है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखते हो, आपको पता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है क्या बोलना चाह रहा है, इजी लैंग्वेज में वही कॉन्सेप्ट आप किसी और को समझा पा रहे हो, तो आप इजीली उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस निकालते हो। रिवीजन सबसे मेन चीज है। अगर आप रिवीजन रेगुलरली रिवीजन कर रहे हो जो आपने पिछला पढ़ा है तो आप एंड तक भूलोगे नहीं और एंड में आपको क्वेश्चंस में, मॉक टेस्ट में आपको इजीली अच्छा स्कोर आता है। नीट एस्पिरेंट्स मोस्टली क्या करते हैं कि पढ़ लेते हैं बट रिवीजन नहीं करते। इस चक्कर में वो जो आगे पढ़ते जाते हैं और पीछे का पूरा भूलते जाते हैं। एक डायरी बनाओ या फिर कोई नोटबुक बनाओ छोटी सी, उसमें अपने डेली टारगेट्स लिखना सीखो। ये इस चीज को अपना एक हैबिट बना लो। मेरी शुरू से ही आदत रही है, मैं 10th क्लास से ही डायरीज मेंटेन करती आई हूँ। उसमें मैं अपना डेली टाइम टेबल, शेड्यूल, कितना पढ़ना है सब लिखती आई हूँ। 10th 11th 12th ड्रॉप ईयर सब में मैं वो चीज लिखते आई हूँ। अब आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी मेरी डायरी जो ये मैंने मेंटेन की है। 10th क्लास से इतनी सारी डायरीज मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए मेंटेन करती थी। फिर नीट में मैंने जो क्वेश्चंस, मुझे कितने क्वेश्चंस करने होते थे वो सब मैं रात को लिख के सोती थी। पहले लिख लेती थी सारे क्वेश्चन जितने करने हैं, कि चलो मुझे फिजिक्स में आज 50 क्वेश्चन करने हैं तो मैं लिख लेती थी, 100 क्वेश्चन करने हैं तो लिख लेती थी। जो कुछ मुझे अगले दिन उठ के पढ़ना है वो सब मैं उसमें मेंशन करके और फिर नेक्स्ट डे उस पर टिक लगा के ही सोती थी। इंस्टा, व्हाट्सएप, ये सब एक ट्रैप है आपको मेडिकल सीट से दूर करने का। इन सब को अभी के अभी डीएक्टिवेट कर दो। अगर आप ये सब यूज करते हो, रील्स एक 2 घंटे खराब कर देते हो तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। ये सब कुछ आपके लिए एक ट्रैप है जो आपको अपनी मेडिकल सीट से दूर लेके जा रहा है। तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल प्रेफरेंस दो। ये नहीं कि आप बायो बहुत ज्यादा टाइम के लिए पढ़ रहे हो, फिजिक्स को छोड़ रहे हो। तीनों सब्जेक्ट आपके लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है। तीनों सब्जेक्ट ही मिलके आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। क्रैक करने में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो आपने कहा है कि कल अगर मुझे 3 चैप्टर्स पूरे करने हैं तो कल 3 चैप्टर्स करने ही करने हैं। नेगेटिविटी से खुद को दूर रखें। हम बहुत बार बोलते हैं कि नंबर नहीं आ रहे हैं, सिलेक्शन नहीं होगा, और ये जो नहीं वर्ड है इसको हम इतना अंदर दिमाग में बैठा लेते हैं कि हम कभी पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते और वजह से ही हमारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं हो पाती। अपने आप को पॉजिटिव बोले, ट्राई टू बी पॉजिटिव, जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव बोले, अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाएं कि हाँ आप कर सकते हो। एक बार अगर नीट प्रिपरेशन शुरू कर दी तो फिर ये मत सोचो कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा। ये चीज तो आप सबने सुनी होगी कि कर्म पे ध्यान दो, फल की चिंता ना करें। आप कर्म करते रहिए, पढ़ाई करते। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, मेहनत करते हो तो फल आपको जरूर मिलेगा और अच्छे नंबर के साथ आपको सिलेक्शन मिलेगा। अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, अपने घर में एक प्रॉपर जगह बना लो जहाँ आपको पढ़ना। वैसे नहीं कि आज इस रूम में, आज इस रूम, एक प्रॉपर जगह सेट कर लो जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना होता हो, वहां पे आप रोज बैठ के पढ़ो। सेल्फ मोटिवेशन इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा। तो सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। अब आपको यूट्यूब के ऊपर डिपेंड होने की नीड नहीं है कि आप यूट्यूब पे हर रोज मोटिवेशन ले रहे हो, इस टीचर का, उस टीचर की वीडियोस देख रहे हो। ये सिर्फ टाइम वेस्टेज है। खुद से बात करिए, खुद को सेल्फ मोटिवेशन दे कि हाँ आप कर सकते हो, कॉन्फिडेंस दे खुद को। एक मेंटोर आपके लिए मस्ट है। अब मेंटोर क्यों जरूरी है? कई बार क्या होता है, नीट एस्पिरेंट्स अपने ट्रैक से अलग हो जाते हैं, उनको कभी समझ नहीं आता, तो एक मेंटोर आपको गाइड करेगा। तो आपके लिए गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, कितना सिलेबस आपको कब करना है, कैसे करना है, तो वो सब आपको एक मेंटोर बता सकता है। अगर आपके पास कोई ऐसा जिसे आप शेयर कर सकते हो कि आपने कितना पढ़ा, वो आपको
गलतियां गिनाएं टेस्ट में कितनी गलती की, अब इस बार अगर आपके 520 आए तो बताए कि ठीक है नेक्स्ट टाइम आपको 550 लाने हैं। वो आपको इस तरीके से वो गाइडेंस देते रहेंगे। बात है इंडिविजुअल सब्जेक्ट की, बात करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी ही ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें 50% मार्क्स देगा। एनसीईआरटी हमारे लिए गीता है, ध्यान रखिए सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ने हैं। एनसीईआरटी पढ़ के फिर उसके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हैं। 10 साल के एटलीस्ट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। मैं अपने टाइम पे सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ती थी और मैं किसी भी टीचर से नहीं पढ़ती थी, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के ही मैंने 345 सिक्योर किए हैं। लेक्चर्स आप अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही उसके लिए आप वन शॉट देख सकते हो। लेक्चर्स में टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है। अब कोई टफ चैप्टर इसमें ज्यादा ही कॉन्सेप्ट है जैसे प्लांट फिजियोलॉजी, उसके लिए आप लेक्चर देख सकते हो, टीचर्स की हेल्प ले सकते हो। बाकी तो वन शॉट ही इनफ है, वन शॉट से ही आप इजीली बायो को कवर कर सकते हो। फिजिक्स होती है टफ। आप फिजिक्स को जितना अपना टाइम दोगे फिजिक्स उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट देगी। फिजिक्स में टाइम दो, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, और अगर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं भी स्टार्टिंग में फिजिक्स के ऊपर इतनी मेहनत की, मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करती थी। दिन के कम से कम 200-250 क्वेश्चन मैं फिजिक्स के करती थी और इसी से मेरी फिजिक्स इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। मैंने अपनी खुद से अपनी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग किया, प्रैक्टिस करके लेक्चर्स लेती थी। एक टीचर को डिसाइड कर लो और उसी टीचर से पढ़ो, उसी टीचर के लेक्चर आप देखो और उसी टीचर के नोट्स बनाओ। अब खुद के नोट्स बनाओ। नीट एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, दूसरे से नोट्स मांगते हैं, टॉपर के नोट्स, ये नोट्स, कोई फायदा नहीं है। अगर आपके पास खुद के नोट्स नहीं है तो आप फिजिक्स में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। टीचर जो बोल रहा है सब कुछ उस नोट्स में छाप लो, अपनी लैंग्वेज में लिखो उस नोट्स में। 200 से 250 क्वेश्चन पर चैप्टर एटलीस्ट आपको करने हैं। अगर आपसे अनसोल्व क्वेश्चन नहीं हो रहे, आपको पता नहीं चल रहा है कैसे करने हैं, तो सबसे अच्छी चीज होती है सोल्व्ड क्वेश्चन। आप सोल्व्ड क्वेश्चंस करो और फिर अनसोल्व्ड पे आओ, तो ये इजीली आप अनसोल्व्ड क्वेश्चन कर पाओगे। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, पीवाईक्यू सोल्व करें। देन रिवीजन मस्ट है, जैसे मैंने पहले भी बताया। रिवीजन अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप फॉर्मूला वगैरह याद नहीं रख पाओगे, फॉर्मूला भूल जाओगे तो क्वेश्चंस नहीं होंगे, फिर वही डिमोटिवेशन आ जाएगी। टेस्ट देते रहिए रेगुलरली। फिजिक्स में एक चीज होती है, गिव अप कभी नहीं करना। मैंने जब अपनी फिजिक्स में शुरुआत की थी, मेरे से भी क्वेश्चंस नहीं लगते थे, बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती थी मैं, बहुत ज्यादा गुस्सा आता था कि क्वेश्चन नहीं लग रहे, इतना डिमोटिवेट फील होता था। गिव अप कभी नहीं किया, मैं सिर्फ करते रहती थी। अगर आप गिव अप कर देते हो कि चलो ये एक क्वेश्चन नहीं हो रहा, ये चैप्टर नहीं हो रहा, इसको छोड़ देते हैं, तो आप इस तरीके से गिव अप कर दोगे तो आप कभी भी उस चैप्टर को सोल्व कर ही नहीं पाओगे। गिव अप करने की तो सोचना ही नहीं है, उसके पीछे लगे रहना है और तक लगे रहना है जब तक आपको वो चीज आ ना जाए। और मैं क्या करती थी, हफ्ते के 6 दिन में पढ़ती थी और एक दिन मैं अपने लिए ऐसा रखती थी जिसमें मैं टेस्ट देती थी, रिवीजन करती थी और एक ब्रेक ले लेती थी छोटा सा, ताकि जो नेक्स्ट डे आने वाला है उसमें मैं अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊँ। सबसे पहले फिजिक्स को अच्छा, जो आपको स्ट्रॉन्ग करनी है फिजिक्स के लिए आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। जैसे हो गया डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ्स, ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर है तो आप इजीली आगे के चैप्टर से मैकेनिक्स है, आपको पता है इसमें सारे बेसिक्स लगते हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं आता तो आप कभी भी अपनी मैकेनिक्स को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाओगे। रिलेट कर करके पढ़े। अगर आप रिलेट कर करके टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जैसे पिछला टॉपिक पढ़ा उसके बाद ये वाला टॉपिक अगर आप रिलेट कर करके पढ़ते हो तो आप इजीली फिजिक्स को समझ पाओगे और इजीली आपके क्वेश्चंस निकल जाएंगे। और कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं फिजिक्स में जिसमें हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे लॉजिक गेट्स होते हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक होता है, इनसे अगर आप पढ़ते हो तो आप इजीली कवर कर सकते हो। लॉजिक गेट्स, पीएमडब्ल्यू बहुत छोटा टॉपिक है। एटीजी, मॉडर्न फिजिक्स से बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। यूनिट एंड डायमेंशन 3 से 4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं और आपको पता है इतना ईजी है। ये जो इजी टॉपिक्स है इनको आप इजीली कवर कर सकते हो, इनको पहले कवर कर लो ताकि आपको ये रहे, इतना मोटिवेशन तो रहे कि हाँ फिजिक्स हमारी हो रही है, हम कर रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स में क्वेश्चंस को देख के डर के मारे फिजिक्स को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो फिजिक्स को टाइम दो, प्रैक्टिस दो। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, फिजिक्स के क्वेश्चंस को निकालोगे। सिर्फ थियरी पढ़ने से फिजिक्स में कुछ नहीं होगा, जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस निकालोगे फिजिक्स के उतने अच्छे से आप नंबर ले पाओगे। केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में आप डिवाइड करके पढ़ सकते हो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होती है प्योरली एनसीईआरटी। मैंने ये दोनों के दोनों जो सब्जेक्ट थे, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, इनको खुद से कंप्लीट किया। मैंने कोई भी टीचर की हेल्प नहीं ली। फिजिकल में मैं लेक्चर्स देखती थी टीचर्स के यूट्यूब से, जैसे मैं फिजिक्स को पढ़ती थी सेम तरीके से मैं फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ती थी, नोट्स बनाती थी, लेक्चर्स लेती थी। और जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री के, उनको करना ही करना है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में उठ के आते हैं। अभी देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर से एटॉमिक स्ट्रक्चर से उठाया हुआ है क्लास 11 की। सेम क्वेश्चन आपको 2021 के पेपर में देखने को मिलेगा। वैल्यूज तक चेंज नहीं की है, सेम वैल्यूज है। सिमिलर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप देखोगे, ये देखो एग्जांपल है चैप्टर 3 का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑफ क्लास 12, इसमें आंसर आया। सेम आपको 2021 के पेपर में देखने मिलेगा और यही क्वेश्चन आपको 2012 में भी है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स जो एक्सरसाइज है, सबको आपको करना है फॉर श्योर। मैं अपने स्टूडेंट्स को पूछ
पूछती हूँ कि क्या टेस्ट देना शुरू किया, तो वो कहते हैं कि नहीं दीदी अभी नहीं, बाद में टेस्ट देना शुरू करेंगे जब हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो याद रखना 100% सिलेबस कभी खत्म नहीं होता है। जितना सिलेबस किया है, जितना आता है, बेसिस पे ही टेस्ट देना शुरू करो। 100% सिलेबस के अगर वेट में तुम रहते हो, अब तुम कभी भी टेस्ट को दे ही नहीं पाओगे। टेस्ट नहीं दिए, मॉक पेपर नहीं लगाए, तो प्रैक्टिस तुम्हारी अच्छे से हो नहीं पाएगी, इसकी वजह से तुम कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो नीट में। टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करना उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 घंटे अगर तुमने टेस्ट देने में लगाए हैं तो 4 घंटे उसके एनालाइज करने में लगाओ। एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ, मिस्टेक नोटबुक मेंटेन करके रखो, इसमें तुम सारी अपनी मिस्टेक्स लिखोगे। टफ क्वेश्चन जितने भी तुम्हें लगते हैं, वो जो पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं, जो पॉइंट तुम भूल जाते हो बार बार, एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं, उन सबको अपनी मिस्टेक नोटबुक में लिखो। और सिली मिस्टेक्स भी अपनी मिस्टेक नोटबुक में लिखो। जो मेरा नेक्स्ट मॉक पेपर होना होता था, मैं अपनी पुरानी मिस्टेक नोटबुक को देख के जाती थी, फिर जो मेरा मॉक पेपर होना होता था उसमें मैं बस सेम गलतियां रिपीट नहीं करती थी। बहुत सारे बच्चे अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स को देख के भी डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर वो आगे स्किप करना शुरू कर देते हैं टेस्ट। ये जो मॉक पेपर के मार्क्स है, ये मैटर नहीं करते हैं। अभी क्या मैटर करता है, मिस्टेक्स तुम कितनी कर रहे हो, क्या एनालाइज कर रहे हो, क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, वो अभी मैटर करती है। मैंने जब पहली बार मॉक पेपर दिया था, जो मॉक टेस्ट दिया था, उसमें मेरे 250 मार्क्स आए थे टोटल। मैंने 250 से 650 बढ़ाए अपने नंबर एनालाइज कर करके। हर पेपर को आके एनालाइज करती थी, 3-3 4-4 घंटे एनालाइज करती थी। मिस्टेक नोटबुक को मेंटेन करके रखा पूरे टाइम। तो मैं हर बार अपनी मिस्टेक नोटबुक को देख के जाती थी। सेम गलतियां मैं फिर से रिपीट नहीं कर, सेम गलतियां मैं कभी रिपीट नहीं करती थी। 250 से मैंने 650 मार्क्स एंड में लाए। मेरा एंड का मॉक पेपर हुआ। बैकलॉग के लिए एक सेपरेट लिस्ट बनाओ। ऐसे हो जाता है बैकलॉग, पीछे के टॉपिक्स को छोड़ते रहते हो, आगे बढ़ते जाते हो, पीछे का भूलते रहते हो, आप रिवीजन नहीं करते, इससे पीछे का टॉपिक रह जाता है, उसी को आप बैकलॉग बोल देते हो। एक सेपरेट लिस्ट बनाओ, कुछ जो चीज नहीं है पढ़ा है, जो चीज नहीं आती है, उस लिस्ट को कंप्लीट करो। करंट टॉपिक के साथ साथ बैकलॉग को भी कवर करते रहो। डिस्ट्रैक्शंस जितने भी हैं, मैंने पहले बताया, कट ऑफ कर दो। कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपके पास नहीं रहना चाहिए। नीट एस्पिरेंट्स होते, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ बुक्स होंगी उतने ही अच्छे नंबर वो ला पाएंगे। नहीं, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ बुक्स होगी उतना आपके पास होगा कंफ्यूजन। अगर आप कम नंबर ऑफ बुक्स यूज करते हैं तो आप इजीली रिटेन कर पाते हो चीज। नंबर ऑफ बुक्स यूज करोगे तो ज्यादा अच्छे से चीजें रिटेन हो पाएंगी, उतने अच्छे से ही आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। एग्जाम से एटलीस्ट अपना ट्राई करो, एग्जाम से एटलीस्ट 3 महीने पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो। जो 3 मंथ्स बचेंगे ये आपके बचेंगे रिवीजन के लिए। बच्चे पढ़ तो पूरा लेते हैं, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाते, और रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाते तो जितना पढ़ा होता है उसके भी क्वेश्चंस वो एग्जाम में सोल्व नहीं कर पाते हैं। आपको एटलीस्ट 3 महीने अपने रिवीजन के लिए, प्रॉपर रिवीजन के लिए चाहिए, जिसमें आप सब कुछ याद कर पाओ। कि आपको पता है नीट का सिलेबस बहुत बड़ा है, आप इतने बड़े सिलेबस को एक साथ तो एग्जाम में रिटेन नहीं कर सकते। रिटेन करने के लिए आपको क्या चाहिए, बार बार रिवीजन, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवीजन आपको चाहिए। PYQ की प्रैक्टिस चाहिए आपको बहुत ज्यादा, भी आप अच्छे से सोल्व कर पाओगे। एग्जाम से एटलीस्ट 3 महीने पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। आपके पास 6 महीने बचे हैं। 100% सिलेबस तो कोई नहीं कंप्लीट कर पाते। आप अपने लिए सेट कर लो। जैसे मैंने अपने टाइम पे फ्लूइड मैकेनिक्स पूरी छोड़ दी थी, मैंने नहीं खत्म करी थी। फ्लूइड मैकेनिक्स के अलावा मैंने ऐसे चैप्टर्स पे ध्यान दिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे मैंने ध्यान दिया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी। फ्लूइड मैकेनिक्स मुझे पता था मैं नहीं कर पाऊंगी तो मैंने छोड़ दिया। थर्मोडायनेमिक्स मैंने केमिस्ट्री में छोड़ दी थी। मैंने पूरा 100% सिलेबस नहीं कंप्लीट किया था, मैंने 80% कुछ सिलेबस कंप्लीट किया था। मैंने सिर्फ उसी पे ध्यान दिया था। आप जितना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो उसे करो, उस पे ही अच्छे से ध्यान दो। जो नहीं हो रहा है, जो नहीं आपको पता आप नहीं कर पा रहे हो, उसको रहने दो, उसको छोड़ दो। आप 100% सिलेबस जरूरी नहीं, अगर आप 100% सिलेबस करो तो ही आपका अच्छा स्कोर आ सकता है। आप जितना कर रहे हो उतना ही अच्छे से कर लोगे तो भी आप अच्छे नंबर ला सकते हो। 3 महीने पहले, अभी 3 महीने बचे हैं, 6 महीने का टाइम है, 3 महीने बचे हैं। 3 महीने अपने पूरा सिलेबस कवर करने पे लगाओ। जो आखिरी के 3 महीने बचेंगे उस पे आप प्रॉपर रिवीजन दो। इतना अच्छे से, जितनी बार आप रिवीजन करोगे एग्जाम में उतनी कम एंजाइटी होगी, उतने अच्छे से आप क्वेश्चंस को सोल्व करके अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो। ये था कंप्लीट रोड मैप जो मैंने आपके लिए बनाया। इसको अगर अच्छे से फॉलो करते हो तो आप अपने लिए एक मेडिकल सीट सिक्योर कर सकते हो। मेहनत करते रहो, डेली शेड्यूल बनाओ, डेली टारगेट्स लिखो। अगर आपके पास कोई मेंटोर नहीं है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप प्रोवाइड करूंगी। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो मैं आपको वो चैप्टर भी पढ़ाऊंगी। तैयारी करते रहो, इस साल सिलेक्शन लेके ही जाना है। थैंक यू।